डियर लर्नर, आज फिर एक नए टॉपिक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये टॉपिक जो है वो प्रीवियस लेक्चर का ही एक पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। देन नाउ आज के जो टॉपिक में हमें पढ़ना है वो है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड इसके कुछ एप्लीकेशन है जो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस लेक्चर के कुछ चीजें जो हैं वो आपको रिकॉल करा देते हैं ताकि उसका यूज हम लोग कर सकें। हम लोग लास्ट लेक्चर के लास्ट पार्ट में पढ़ रहे थे कि जब बात ग्लास की होती है तो ग्लास के लिए क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल होता है आपका 42 डिग्री, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का वो है आपका 1.5। तो ग्लास की बात अगर की जा रही है तो ग्लास के बारे में थोड़ा सा देखिएगा यहां पर कि हमारे पास ये सपोज एक ग्लास मीडियम है, और ग्लास मीडियम में हम क्या करते हैं, लाइट जो है यहां से अगर हम इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं और ये आपका नॉर्मल है तो यहां इंसिडेंट एंगल बन रहा है आई। अब अगर इस इंसिडेंट एंगल की बात की जाए और ये इंसिडेंट एंगल जो आई है, अगर ये इंसिडेंट एंगल आपका सपोज 40 डिग्री है, तो अब आप ये बताइए क्या ये लाइट जो एक मीडियम से, ग्लास मीडियम से बाहर निकल रही है एयर मीडियम में, ये आपका एयर और ये आपका ग्लास मीडियम में, ये ग्लास से अगर एयर में जा रही है तो क्या ये लाइट बाहर निकल पाएगी? अदरवाइज ये उसी मीडियम में आ जाएगी। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी कोई इंसिडेंस एंगल, ये जैसे आपका इंसिडेंस एंगल है, व्हेनेवर इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन टू क्रिटिकल इंसिडेंस ऑफ द मीडियम, तब वो लाइट क्या होती है, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बट यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल जो है आपका 40 डिग्री है, और ग्लास का जो क्रिटिकल इंसिडेंस होता है वो कितना होता है, 42 डिग्री। तो एंगल देखा जाए जो क्रिटिकल इंसिडेंस है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल इंसिडेंस अभी आई से ग्रेटर है, यानी ये चीज फॉलो नहीं होगी। अभी हमको क्लियर दिख रहा है कि इस केस में क्रिटिकल एंगल ग्लास का ग्रेटर है इंसिडेंस एंगल से। इंसिडेंस एंगल आपका 40 है और क्रिटिकल इंसिडेंस 42 है ग्लास का। तो ये लाइट तो किसी भी हाल में बाहर नहीं निकल, सॉरी बाहर तो निकल जाएगी बट रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाएगी। तो ये लाइट बाहर निकलेगी। अब डेंसर से रेयर में जाना तो ये लाइट कुछ इस तरह से बाहर निकलेगी। सेम अगर हमें एक एंगल यहां से एक लाइट को भेजें, इसको रब करते हैं, ये लाइट बाहर निकल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि दूसरा केस कंसीडर करना है। सेकंड केस में अगेन हम क्या करते हैं, एक ग्लास मीडियम कंसीडर करेंगे, ये हो गया आपका ग्लास मीडियम, और यहां से एक लाइट को हम क्या कर रहे हैं, डेंसर से रेयर की ओर भेज रहे हैं, और यहां हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया। लेकिन इस बार जो एंगल है आई यहां का, उसकी वैल्यू, आई की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, इस बार 45 डिग्री हो गई। तो अब हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वो केस याद करने होंगे जिसमें यह बताया गया था कि वेन एवर क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल आपका क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यानी कि क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल आपका लेस हो जाए किससे, इंसिडेंस एंगल से। और है भी, क्योंकि क्रिटिकल इंसिडेंस कितना है, 42 डिग्री, और आपका जो अपना एंगल है यहां पर, ये इंसिडेंस एंगल जो है आपका यहां पर, वो इंसिडेंस कितना बन रहा है, वो इंसिडेंस आपका बन रहा है लगभग 45 डिग्री। तो ये वैल्यू जो है वो 45 डिग्री है। यानी क्लियर हो गया कि आईसी से बड़ा आपका क्या है, इंसिडेंस एंगल है 45 डिग्री के साथ। इट मींस क्रिटिकल इंसिडेंस वैल्यू की जो वैल्यू है वो 42 डिग्री है, उससे ग्रेटर क्या हो गया आपका 45 डिग्री। अगर ये केस देखने को मिलता है तो इस केस में लाइट रिफ्लेक्ट बैक करती है सेम मीडियम में, यानी डेंसर मीडियम में। ये लाइट कहां आ जाएगी आपकी, यहां आ जाएगी। अब इस तरीके से हम देखते हैं कि 45 है, फिर 1 डिग्री और बढ़ाइए, यानी 46 पे भी कोई लाइट गई होगी, तो वो लाइट 46 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो 46 डिग्री का एंगल भी क्या है, 46 डिग्री का एंगल भी क्या है आपका, क्रिटिकल इंसिडेंस ग्रेटर है, तो वो लाइट भी क्या होगी,
अंदर आ जाएगी। यानी इस तरीके से हमने देखा दो लाइट अंदर आ गई। इट मीन्स क्लियरली विजिबल है कि अगर आप इंसिडेंस एंगल 43 डिग्री से भी लेते हैं तो ये क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल से कहीं ना कहीं बड़ा ही है। अब अगर हम देखें कि अगर ग्लास का क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल 42 डिग्री है तो उस केस में एक एक डिग्री आप इंक्रीज करते जाइए, जैसे आपने 45 से 46 किया, फिर 47 डिग्री पे किसी आप लाइट को भेजेंगे तो वो भी लाइट यहां आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 47 अगेन ग्रेटर देन क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर 43 डिग्री वाली लाइट भी अंदर आ रही है तो 43, 44, 45, 46 इस तरह से करते हुए अप टू 90 डिग्री, जब तक लाइट यहां ना पहुंच जाए, अप टू 90 डिग्री वाली लाइट भी क्या होगी? अंदर ही आएगी, सेम मीडियम में ही आएगी। इट मीन्स अगर आप बात करते हैं कि 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है तो 42 को अगर आप 90 डिग्री में से माइनस करते हैं तो नियर अबाउट 48 लाइट रे, 48 लाइट रे आपकी इस तरीके से अंदर ही आएगी। तो ग्लास मीडियम ने क्या किया? नियर अबाउट 48 लाइट रे को अंदर की ओर रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। और अगर यही केस हम डायमंड के साथ देखें तो डायमंड के साथ देखिए इसने कितना किया? 48 लाइट को सेम मीडियम में डाइवर्ट किया, यानी डेविएट किया। अगर हम बात करें डायमंड की, जब डायमंड की बात की जाती है तो इसका क्रिटिकल इंसिडेंस होता है 24 डिग्री, एग्जैक्ट नहीं 24 पॉइंट समथिंग है, हम 24 कंसिडर करके चलते हैं। एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ग्लास का होता है, सॉरी डायमंड का 2.4, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है? एक डायमंड का पीस है। ये अगेन हमने क्या किया? यहां से डेंसर मीडियम से एक लाइट को इस तरीके से भेज दिया और हम क्या देखते हैं कि यहां से नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं तो ये जो एंगल है आपका ये है आई, जिसकी वैल्यू है 23 डिग्री। अब 23 डिग्री है, जबकि ये डायमंड हमने लिया, ये डायमंड है, ये आपका क्या है? डायमंड है। तो हमने यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उस केस को याद किया, रिमेंबर किया कि जिसमें हमारा इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल इंसिडेंस से। अभी इंसिडेंस एंगल तो 23 डिग्री से है यहां पे, बट ये ग्रेटर नहीं है। अगर देखेंगे तो ये ग्रेटर है क्या आपके क्रिटिकल इंसिडेंस से? तो क्रिटिकल इंसिडेंस की वैल्यू ही 24 डिग्री है, ये ग्रेटर हो ही नहीं सकता। इट मीन्स ये केस आपका पॉसिबल नहीं है, ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं 24 से ग्रेटर का एंगल लेकर के। सपोज ये एंगल आपका 25 डिग्री होता, सपोज इंसिडेंस एंगल आपका 25 होता, सेकेंड केस की बात कर रहे हैं। अभी ये 24 से कम है तो ये लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट बैक सेम मीडियम में नहीं होगी, ये लाइट क्या होगी? बाहर निकल जाएगी, कुछ ऐसे, कुछ रिफ्लेक्टेड एंगल बना करके। बट जब आप 25 डिग्री का केस लेते हैं, ये 25 डिग्री का केस लेते हैं, तो हमने देखा 25 डिग्री जो इंसिडेंस एंगल की वैल्यू थी वो ग्रेटर है क्रिटिकल इंसिडेंस ऑफ द डायमंड, क्योंकि क्रिटिकल इंसिडेंस डायमंड का कितना है? 24 डिग्री। ये केस आपका एकदम सही है। जब आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल इंसिडेंस से ज्यादा हो जाए, अकॉर्डिंग टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लॉ क्या कहता है? लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी। इट मींस अगर 25 डिग्री आप लेके चल रहे हैं तो ये लाइट क्रिटिकल यानी 24 से ज्यादा है तो ये लाइट कहां जाएगी? रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो ऐसा करते करते नेक्स्ट लाइट हम लेते हैं 25 डिग्री की, सॉरी 26 की। तो ये नया एंगल जो बनेगा वो 25 से एक एंगल ज्यादा है इतना। तो ये लाइट भी क्या होगी भाई? 26 जो है, अगर आई आपका 26 डिग्री हो जाए तो वो भी तो क्रिटिकल से ज्यादा है। क्रिटिकल की वैल्यू अगेन क्या है? फिक्स है 24।
तो ये लाइट भी अकॉर्डिंग टू TIR सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी। फिर आप लेंगे 27, फिर वो लाइट भी रिफ्लेक्ट बैक होगी, फिर 28, फिर ये लाइट भी रिफ्लेक्ट बैक होगी। यानी हम देखते हैं कितनी लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम मीडियम में। तो भाई 24 डिग्री तक की जो लाइट है, यहां देखिए आप ध्यान से, 24 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से करते हुए 24 डिग्री तक की लाइट तो बाहर ही निकल रही है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी लाइट है जो बाहर नहीं जा पा रही? भाई 24 अगर क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल है तो उससे ग्रेटर 25, 26, 27 से लेकर के 90 डिग्री तक की लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम मीडियम में जैसे ये आ रही है। तो इसका मतलब है अगर आप 90 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 66 रे ऑफ लाइट सेम मीडियम में। ये देख रहे हैं, ये जो लाइट इसमें आएंगी वो लगभग 66 रे ऑफ लाइट रहेंगी जो इस मीडियम में आएंगी, और यहां आपकी लगभग 48 रे ऑफ लाइट आ रही थी। तो ग्लास को कंपैरिजन किया हमने किससे? ग्लास को कंपेयर किया हमने डायमंड से। ग्लास में 48 रे ऑफ लाइट्स हैं जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं एज कंपेयर टू ग्लास। अगर हम डायमंड को देखते हैं तो डायमंड में कितनी है? 66 लाइट रे हैं जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। तो नंबर ऑफ लाइट रे जिसके अंदर कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ज्यादा है अपने अंदर रिफ्लेक्ट बैक करने की, उसके अंदर स्पार्कलिंग की कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी, यानी उसके अंदर चमक, ब्रिलियंसी, ये ज्यादा देखने को मिलेगा। तो डायमंड में होता क्या है कि डायमंड का शेप कुछ इस तरह से होता है। क्रिस्टल फॉर्म भी इसका इसी तरह से किया जाएगा। ये एक हमने एज्यूम कर लिया कि डायमंड का शेप कुछ ऐसा है, और इसमें जब भी लाइट एंटर करेगी तो सबसे पहले ये लाइट यहां गई, आपने क्या किया? नॉर्मल ड्रा किया ऐसे। अब नॉर्मल से आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट एंगल आपका ग्रेटर है क्रिटिकल इंसिडेंस से। भाई इंसिडेंस एंगल आपका 24 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो जो इंसिडेंस एंगल बना वो 24 से ज्यादा है, तो लाइट कहां चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी ये। अब यहां पर फिर क्या है? एक बाउंड्री है, फिर यहां पर चेक किया गया नॉर्मल ड्रा करके, फिर इंसिडेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। किससे? क्रिटिकल इंसिडेंस से। फिर लाइट क्या हो गई? इधर रिफ्लेक्ट बैक कर गई सेम मीडियम में, बाहर नहीं निकल रही है। अब यहां पे आपने चेक किया इंसिडेंस ड्रा करके, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि अगेन आपका इंसिडेंस क्या? क्रिटिकल से ज्यादा है, तो लाइट बाहर ना निकल के, इस तरह से ना निकल के ये सेम मीडियम में कहां आ गई? ऐसे आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस है इनका कई बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का चलता ही रहा। ये इस तरीके से लाइट बाहर नहीं निकल पा रही है, लाइट अंदर ही क्या कर रही है? मूवमेंट इसका लाइट का चल रहा है। ठीक है, तो ये लाइट क्या है? एक तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट एज कंपेयर टू ग्लास। बात करें हम इस डायमंड में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट क्या कर रही है? अंदर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, 66 है एज कंपेयर टू ग्लास। ग्लास में देखा जाए तो 48 है। दूसरा, इसके अंदर लाइट जो अपना टाइम दे रही है, देखा जाए तो इसके अंदर रिफ्लेक्शन कई बार हो रहा है, कई पॉइंट पे रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। तो पता क्या चल रहा है कि लाइट अपना समय ज्यादा बिता रही है, किसके अंदर? ज्यादा समय कहां दे रही है? इस डायमंड के अंदर। क्योंकि डायमंड की जो कटिंग होती है, शेपिंग होती है, वो इस तरह से की जाती है ताकि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लाइट उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, तो समय भी, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो जितना ज्यादा कोई भी मटेरियल अपने अंदर लाइट को होल्ड कर सकता है, उतनी ज्यादा उसकी ब्रिलियंसी होगी, जो कि ग्लास में नहीं है। यहां से जाएगी लाइट, 48 लाइट है, यहां आएगी, फिर एक बार और रिफ्लेक्शन होगा अगर एंगल इंसिडेंस से ज्यादा है तो, और यहां 66 लाइट है, और इनकी डायमंड की जो शेपिंग है वो कुछ इस तरह से की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो भी, और ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन में क्या होगा? लाइट अंदर ही घूमती रह जा रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो होल्ड करने की कैपेबिलिटी लाइट की यहां ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास। तो ये पता चला
कि जितने पॉइंट पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है उतने पॉइंट पर ब्रिलियंसी देखने को मिल रही है, और एक ही लाइट कई जगह पर कई पॉइंट पर डायमंड के अंदर क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो एक तो होल्डिंग ज्यादा है लाइट की डायमंड के अंदर, दूसरा रिफ्लेक्शन पॉइंट ज्यादा है, तीसरे नंबर ऑफ लाइट रे ज्यादा है इसमें, और कंपेयर किससे करें हम, ग्लास से। तो इसकी ब्रिलियंसी ग्लास से कहीं ज्यादा है, और सब किसका खेल है, ये आप देख रहे हैं सब क्रिटिकल एंगल का खेल है। आपकी लाइट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जानी चाहिए अंदर, तब तो ये केस पॉसिबल होगा। अच्छा, कुछ लोग जाते हैं ऑर्नामेंट्स परचेस करने, अब उनको क्या है कि कौन सा डायमंड अच्छा है वो लेना है, तो डायमंड डिफरेंट डिफरेंट दिखा दिए जाते हैं और उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग होती है। किसी का प्राइस, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख है, किसी का प्राइस 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो ऑर्नामेंट सेल करने वाला आदमी है ये हमें अलग अलग प्राइसिंग के डायमंड कैसे दिखा रहा है? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स इसीलिए कहा जाता है, जानना जरूरी है। जो ऑर्नामेंट्स यानी जो डायमंड अपने अंदर लाइट को ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर सकता है, ज्यादा उसके अंदर रिफ्लेक्शन पॉइंट बनते हैं, उसकी चमक उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी ब्रिलियंसी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर ब्रिलियंसी ज्यादा है, प्राइसिंग वैसे भी बढ़ गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्राइसिंग किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रिलियंसी पे, इतना ध्यान रखिएगा। अब एक चीज और देखिए, हम जानते हैं कि जो क्रिटिकल एंगल है वो किस पे डिपेंड करता है, साइन इनवर्स 1/μ। अब आपको पता है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज्यादा होगा, ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, उतनी ही क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आएगी, उतनी ही कम आएगी, यानी लेस वैल्यू आएगी। आप क्या करिए, डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दीजिए, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अरे भाई कम कितनी हो जाएगी, पहले ही 24 डिग्री है, अब मान लीजिए आपने इसको 2.4 से बढ़ा करके 3 कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सपोज 24 डिग्री से ये कम हो करके नियर अबाउट 10 डिग्री आ गई। सपोज कंसीडर करना है कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इतना इंक्रीज किया कि क्रिटिकल एंगल आपका 10 डिग्री आ गया। तो जब 24 डिग्री था क्रिटिकल एंगल, तो आपको पता चला था कि 66 लाइट रे अंदर जाकर के रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, और उतनी लाइट अगर अंदर गई है तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे वो रिफ्लेक्शन जनरेट करेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी आप देख रहे हैं कि आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ते ही क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, लेस हो गया। और अगर ये क्रिटिकल एंगल लेस हुआ है तो हमें क्लियरली विजिबल है कि 90 में से इसको माइनस करेंगे तो अब लगभग 80 लाइट रे अब अंदर रिफ्लेक्ट बैक कर रही होगी, किसके, डायमंड के। अब 80 लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है तो उतने ही ज्यादा पॉइंट्स पर ब्रिलियंसी जनरेट होगी, उतने ही ज्यादा पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जनरेट होगा। इतनी लाइट अगर अंदर होल्ड करके कोई भी डायमंड रखेगा तो उसकी चमक बढ़ जा रही है, और चमक बढ़ती ही प्राइसिंग बढ़ गई। आपने क्या किया, क्या देखा, आपने ये देखा कि हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाना है। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इंक्रीज हुआ डायमंड का, तो ये इंडिकेट करेगा कि डायमंड की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ता है, इंसिडेंस एंगल पे, वो डिक्रीज हो जाएगा। दो चीजें आपको क्लियर हो गई। आप कभी भी अब डायमंड खरीदने जाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि भाई अगर इसकी प्राइसिंग ज्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होना चाहिए, इसका क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल भी कम होना चाहिए। तो प्राइसिंग डिपेंड किस पे कर रही है,
आपको बस ये समझ में आता है अच्छा ये डायमंड बहुत ज्यादा ब्रिलियंसी जनरेट कर रहा है, ये डायमंड बहुत ज्यादा चमक रहा है, ये ज्यादा प्राइस का होगा। उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे की फिजिक्स ये रही। तो प्राइसिंग किस पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो इसका ही एप्लीकेशन का पार्ट है, और उसको समझते हैं कि नेक्स्ट जो है सेकंड मिराज होता क्या है। जनरली कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी व्हीकल से, काफी आफ्टरनून के टाइम पे दिखता है कि काफी ज्यादा धूप है, और जनरली ये चीजें हम लोग को समर में दिखता है कि दूर रोड पर या डिजर्ट एरिया पर पौंड सा, पानी का एक तालाब सा देखने को मिलता है, और जब नजदीक जाते हैं तो वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या है कि इल्यूजन है, एक भ्रम है। इस इल्यूजन और भ्रम को हम लोग कैसे समझते हैं? देखिए, चीजें हमें जो नहीं है वो भी दिख रही हैं। समर के डेज में हमने कंसिडर किया कि ये हमारा एक सरफेस है, अर्थ सरफेस। सनलाइट डायरेक्ट क्या हुई? अर्थ सरफेस पर आ गई। अर्थ सरफेस पर सनलाइट डायरेक्ट आ गई, और इसी अर्थ सरफेस पर यहां हमने एक ऑब्जेक्ट डिजाइन कर दिया कि ये एक पेड़ है, एक ट्री लगा हुआ है। हम क्या देखते हैं कि जब सनलाइट डायरेक्ट अर्थ सरफेस पर आती है तो अर्थ उस सनलाइट को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद जस्ट आफ्टरनून के बाद हम क्या देखते हैं कि ये पोर्शन काफी ज्यादा हीटेड अप हो गया है। और हीटेड अप होने से क्या हुआ कि ऊपर के जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल्स हैं, जब ये अपनी हीट बाहर निकालेगा तो उन पार्टिकल को वो हीट मिलती है, वो पार्टिकल उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को लेकर के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके एक दूसरे से वो पार्टिकल दूर होने लगते हैं, यानी मूवमेंट उनका तेज हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है। तो नीचे के जो लेयर हैं यानी पार्टिकल दूर हो रहे हैं, तो लेयर उनका यानी पार्टिकल्स का या एटमॉस्फेयर का हम थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं। एक लेयर ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, और हमने यहां पर क्या बनाया? 3 लेयर डिजाइन कर दिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये रहा 4th लेयर, यानी यहां तक काफी ज्यादा अमाउंट में हीट पहुंच रही है, ताकि वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल, जो भी गैसें अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, वो क्या करते हैं कि अर्थ से आने वाले हीट को एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा करके फिर मूव करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दूर होने का मतलब क्या है? ये मीडियम जितना डेंस था अब उतना डेंस नहीं रहा, ये रेयरर में कन्वर्ट होने लगा, और यही हीट एनर्जी यहां जाते जाते वीक हो गई, और ऊपर के जो लेयर्स हैं, जितने भी ऊपर के लेयर हैं, वहां तक वो हीट एनर्जी नहीं पहुंची। तो वो मीडियम क्या है? अभी भी डेंस बने हुए हैं, उन पार्टिकल्स को एनर्जी नहीं मिल पाई उतनी अर्थ से आने वाली। तो वो कुछ इस तरह से अपने सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, और ये आपके क्या हो गए? रेयरर मीडियम हो गया। ये डेंसर और एक रेयरर। तो हमने क्या देखा कि एक मीडियम आपका क्या है? डेंसर हो गया, एक रेयरर हो गया। अभी क्या है, थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हम इसका साइज बड़ा करते हैं। ये कुछ इस तरह से बना दे रहे हैं, ये होगा। जनरली देखने को क्या मिलता है कि जब ये लाइट इस मीडियम में आ रही है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइट किस मीडियम में आ रही है? डेंसर से रेयर में आ रही है। ये यहां से किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए कि ये रहा वो ट्री का पॉइंट जहां से सनलाइट आ रही है। तो ये लाइट जब आती है इतने मीडियम से चलते हुए, पहले यहां आएगी,
तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे, इंसिडेंट एंगल देखेंगे। इंसिडेंस क्या होगा, क्रिटिकल से क्या है, थोड़ा सा कम है, तो लाइट क्या होगी, यहाँ आएगी। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, नीचे आते आते क्या देखते हैं लाइट को, कि आप लाइट को लेकर के कहाँ आ रहे हैं, डेंसर से रेयर में आ रहे हैं। तो अभी लाइट जैसे जैसे यहाँ आई, मान लीजिए ये लाइट अब अगर नीचे आ जाती है, यहाँ तक आ जाती है, तो अभी भी ये लाइट किस मीडियम में है, पूरा पूरा डेंसर मीडियम में चल रही है, क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर के लेयर हैं वो भी पास पास हैं, क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। हीट एनर्जी कहां तक पहुंची है, हीट एनर्जी आपकी यहां तक पहुंच चुकी है, लेकिन इससे ऊपर ज्यादा हीट एनर्जी नहीं गई। तो उन पार्टिकल्स को, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को एनर्जी ना मिल पाने के कारण वो क्या है, एक दूसरे के नजदीक अभी भी बने हुए हैं। तो जब यहां पर हमने देखा तो एक नॉर्मल हम यहां ड्रा करते हैं ये, और ये इंसिडेंस एंगल देखते हैं, ये रहा इंसिडेंस एंगल। और इस केस में हमें देखने को क्या मिलता है कि इंसिडेंस एंगल विल बी ग्रेटर टू द क्रिटिकल इंसिडेंस ऑफ द डेंसर मीडियम। अगर ये चीज पॉसिबल है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर ये चीज पॉसिबल है तो ये लाइट इस मीडियम में ना आकर के सेम इसी मीडियम में क्या होगी, चली जाएगी। यानी कि वो लाइट डेंसर मीडियम से ही आई और डेंसर में चली गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी आंख है यहां पे, ये यहां से हम देख रहे हैं, और हमारी आंख की रेटिना पर इमेज बननी है। तो हमारा माइंड क्या रिफ्लेक्ट बैक करता है हमें, इमेजिनेशन। यानी जो भी लाइट आई डेंसर से डेंसर में ही गई, यानी ये रिफ्लेक्ट बैक हुई। यानी यहां क्या लगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रोसेस लगा। लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो गई सेम मीडियम में, और ये लाइट जब सेम मीडियम में वापस गई तो हमारी आंख से जो भी इमेज बनती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन लाइट पे डिपेंड करती है। तो यहां पर एक इमेजिनेशन का प्रोसेस आया। आई ने क्या किया, माइंड के हेल्प से एक यहां पर लाइट ड्रा किया। भाई एक पॉइंट को आपने लिया, मान लीजिए दूसरे पॉइंट से आता लाइट, तो वो भी ऐसे जाता, फिर वो ऐसे जाता आंख में, तो फिर उसकी एक लाइट यहां पर बनती। तो कुछ ऐसा होते होते जो इमेज है वो यहां पर बनती है। तो आप लोग पूछेंगे ठीक है, इमेज तो ये डाउन साइड में बन गया, लेकिन यहां पर वो केस कैसे फॉलो किया आपने कि आप रोड पे चल रहे हैं, कुछ दूर पे आपको क्या हो रहा है, एक इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा है कि नहीं वहां पानी है, डिजर्ट एरिया में भी पानी है। तो पानी का केस कहां से आया, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी पॉन्ड को देखते हैं या किसी तालाब को देखते हैं और उसके कॉर्नर साइड पे या बाउंड्री साइड पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो उनका एक इमेज वाटर में आपको दिखता है। तो जो उल्टा इमेज दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रहा उल्टा इमेज दिखने का केस। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि ठीक है सर, ये केस तो पानी में होता है ना, तब ना उल्टा इमेज दिखता है। तो भाई यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो आपका माइंड है वो भी तो ऐसा ही इमेज क्रिएट कर रहा है। तो माइंड उसके लिए एक बेस जिसमें वो इमेज दिखेगा, वो बेस क्रिएट कर रहा है पानी। जब तक वो बेस, यानी वो जहां पर आपको वाटर में वो इमेज दिखती है, अगर वो वाटर ही ना हो तो इमेज कैसे दिखेगी। सब कुछ किसका काम है, लाइट का। लाइट आई, यहां गई, उसने क्या किया, लाइट को यहां भेज दिया इमेजिनेशन के थ्रू, इल्यूजन। और वहां पर एक हमें क्या लगा कि हाँ इमेज यहां बनेगी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर अगर ट्री ना हो तो, रोड पे तो ट्री नहीं है या डिजर्ट एरिया में ट्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, डिजर्ट एरिया के ऊपर क्या है आपके, क्लाउड, बादल, उससे होकर के सनलाइट आ रही है। अब इस बादल की अगर इमेज बनानी है, इस क्लाउड की इमेज बनानी है, भाई ट्री था तो ट्री से लाइट जो आई आंख में गई, ठीक है, फिर उसके बाद उसका एक इमेज बना अपोजिट डायरेक्शन में। हमने कहा ये इमेज देखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तालाब इमेजिन करना पड़ेगा। वो हमारा माइंड ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है कि कुछ दूरी पर तालाब है या पानी है। आपका यही क्वेश्चन है, डिजर्ट एरिया में कहां से ट्री आएगा। तो डिजर्ट एरिया में जो बेटा लाइट आ रही है ना सन की, वो सन से होते हुए कहां, क्लाउड से पास होते हुए कहां आ रही है, डिजर्ट एरिया में आ रही है। तो आखिर क्लाउड भी तो पानी में दिखता है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर क्लाउड है तो वो क्लाउड भी पानी में दिखेगा।
अब क्लाउड की इमेज अगर डीजेट में देखनी है तो हमारा माइंड क्या करेगा, एक क्लाउड जैसा एक तालाब यानी पॉन्ड जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और वो इमेजिन कराएगा कि वहां पर पानी है। और सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जब तक दो लेयर नहीं बनेगी, एक हॉट एयर की एक कोल्ड एयर की, तो उस केस में रेयरर और डेंसर मीडियम क्रिएट ही नहीं होगा। और रेयरर और डेंसर मीडियम अगर क्रिएट हो जाए तो आने वाली सनलाइट जो है उसका क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल से इंसिडेंस एंगल ग्रेटर है कि नहीं, ये भी एक नेसेसिटी है। अगर क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल से इंसिडेंस एंगल आने वाली लाइट का ग्रेटर हो जाता है तो उस केस में हमें इमेजिनेशन यानी हमें इल्यूजन फील होगा। और यही रीजन है कि अपोजिट इमेज क्रिएट करने के लिए हमारा माइंड एक तालाब, एक पॉन्ड पानी का क्रिएट कर लेता है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हुआ मिराज। और मिराज के बारे में अगर आप जाएंगे रामायण में तो वाल्मीकि रामायण को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी मृग मारीचिका का कॉन्सेप्ट आता है, वहां से इसको नाम दिया गया था इल्यूजन का। कि जब हिरण को सीता जी ने देखा था, या एक कॉन्सेप्ट अगर हम थोड़ा सा बताएं कि हिरण की बात की जाए और अगर इसके उद्बोधन की बात की जाए तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो कस्तूरी नाम का एक सुगंधित पदार्थ है वो पाया जाता है नाभि में, किसके, हिरण के। लेकिन हिरण को क्या लगता है कि ये चीज इस वन में कहीं ना कहीं से सुगंध हमको आ रही है और उस सुगंध के पीछे वो भागता रहता है। उसका इल्यूजन है, भ्रम है, जबकि वो चीज उसके नाभि में ही रहती है। हालांकि ये हमारे टॉपिक से अलग का कॉन्सेप्ट है। ये जो भ्रम और इल्यूजन और मृग मारीचिका का केस है उसी से जनरेट हुआ आपका मिराज। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिराज को कई जगह कई बुक में अलग अलग तरीके से भी डिफाइन किया गया, बट हम लोग उसको रिलेट करते हैं अपने इल्यूजन वाले कॉन्सेप्ट से। किसी भी बुक में इसको डायरेक्टली रिलेट नहीं किया गया है। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को अब आगे बढ़ाते हैं हम, और वो जो कॉन्सेप्ट होगा आपका यानी कि तीसरा, थर्ड एप्लीकेशन, उस पे चलते हैं, TIR के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। तो ये रहा आपका कि हम लोग क्या करेंगे, अब प्रिज्म कंसिडर करेंगे। प्रिज्म का प्रैक्टिकल भी है क्लास 12th में। इस प्रैक्टिकल को अगर हम देखेंगे तो जो भी प्रिज्म लिए जाते हैं उसमें एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री होना मस्ट है। तो यहां पर जो पहला केस है, टू डेविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री, आप एक सबसे पहले प्रिज्म बना लीजिए। ये रहा वो प्रिज्म। हमने एक प्रिज्म डिजाइन कर लिया और इस प्रिज्म का ये एंगल आपका 90 है, ये 45 है, ये 45 है। यहां एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, ये रहा ऑब्जेक्ट A एंड B। सबसे पहली लाइट हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के, ये वो ऑब्जेक्ट है A एंड B, एक लाइट सबसे पहले यहां से हमने भेजा। तो ये क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे जाके परपेंडिकुलर सरफेस पर आ रही है। तो ये लाइट सीधे इंटर कर जाएगी। ये लाइट इंटर करके कहां गई, ये लाइट इंटर करते हुए यहां पहुंच गई। अब आप ध्यान से देखिए कि ये ग्लास का बना होता है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है आपका 1.5 और क्रिटिकल इंसिडेंस होता है 42 डिग्री। यानी इससे ज्यादा एंगल अगर बना इंसिडेंस का तो लाइट फिर अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो हमने देखा ये तो हो गया आपका 90, ये ऑलरेडी 45, तो बचा कितना, ये 45। अगर ये 45 है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल और ड्रा करते हैं ताकि इंसिडेंस एंगल का डिटेल फाइंड आउट किया जा सके। अब देखिए यहां पर आपका एंगल कितना बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये 90, ये 45, ये 45, तो बचा कितना, 45। 45 डिग्री जो कि इंसिडेंस एंगल हमारा आई है, अगर आई की वैल्यू 45 है तो हम कह सकते हैं इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल इंसिडेंस।
और अगर क्रिटिकल इंसिडेंस से ज्यादा है तो ये लाइट सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। तो ये लाइट किधर आएगी बेटा, ये लाइट आएगी आपकी इस डायरेक्शन में, ऐसे। भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो करना, जितना इंसिडेंस उतना ही रिफ्लेक्टेड। ऐसे आ गई है लाइट। अब सेकेंड लाइट भेजते हैं हम, ये पॉइंट बी है, यहां से एक लाइट गई परपेंडिकुलर इस सरफेस पर, ये लाइट सीधे चली जाएगी, परपेंडिकुलर है तो यहां पे। अब फिर वही केस, यहां पर 90, यहां 45, और ये तो आपका 45 बन ही रहा है, ये तो ये 45 बन रहा है। तो यहां आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, ऐसे नॉर्मल ड्रा किया तो ये भी 45, तो 45 अगेन ग्रेटर हो गया किससे, क्रिटिकल इंसिडेंस से। और अगर क्रिटिकल इंसिडेंस से आपका इंसिडेंस ग्रेटर होगा तो वो लाइट सेम मीडियम में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो ये दोनों ही लाइट कहां आ रही हैं, सरफेस पर परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, और परपेंडिकुलर लाइट बाहर निकल जाएगी एज इट इज। और जब बाहर निकलेगी तो देखिए अपर लाइट यहां से तो यहां आई, और लोअर वाली लाइट यहां आई, तो यानी आपका ए यहां और बी यहां बना ये। तो इमेज इसकी कुछ एंगल डेविएट हो गई, जो ए बी इस तरह से था वो अब इस तरह से, सॉरी इधर इस साइड 90 डिग्री टिल्ट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट केस में आते हैं। टू इन्वर्ट एन इमेज विथ डेविएशन ऑफ रे थ्रू 180 डिग्री। ये सभी चीजें आपके एनसीईआरटी में गिवन है। अब आपके पास क्या है कि आपका जो इमेज है वो 180 डिग्री पे कैसे टिल्ट होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए कुछ केस को लेके चलेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। टू इन्वर्ट एन इमेज विथ डेविएशन ऑफ रे थ्रू 180 डिग्री। चलिए सेकंड केस पे आते हैं। ये रहा हमारा अगेन एक प्रिज्म, एक 90 डिग्री बाकी दो 45। तो ये हमारा 90 हो गया, ये आपके 45 हैं, ये 45 हैं। आपने क्या किया, ये रखा है एक ऑब्जेक्ट ए बी। इससे पहली लाइट हमने थोड़ा सा, हम क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को रिसाइज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अगर ए बी की बात की जाए तो ये लाइट ए से चली, परपेंडिकुलर यहां पे है, और परपेंडिकुलर ये सीधे कहां जाएगी, यहां पर जब आएगी तो फिर से देखिए ये 90 डिग्री है आपका, ये 45 है। आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, नॉर्मल से पता चला ये भी 45 है। अगेन जो इंसिडेंस एंगल है हमारा 45 डिग्री का, वो ग्रेटर है किससे, क्रिटिकल इंसिडेंस से। और अगर ऐसा केस देखने को मिलता है क्रिटिकल इंसिडेंस से ज्यादा है, तो वो लाइट सेम इस डायरेक्शन में आ जाएगी ऐसे। भाई यहां से आपका उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बनाना पड़ेगा इंसिडेंस के बराबर। देन हमने देखा जो दूसरा वाला सर, ये बेस वाला पॉइंट है, यहां से जब कोई लाइट गई परपेंडिकुलर इंटर हुई तो ये यहां आई। फिर आपने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल ड्रा करते ही हमने देखा ये इंसिडेंस अगेन क्या कर रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, सेम प्रीवियस एंगल की तरह। तो ये लाइट क्या हुई, फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में इस तरह से। और जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक हुई, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री हम क्या करेंगे, फिर चेक करेंगे ये इंसिडेंस एंगल, तो पाएंगे भाई ये लाइट, ये वाली जो परपेंडिकुलर है ये यहां ले जाके मिलाइए, फिर से एंगल चेक करिए। अगेन ये एंगल आपका क्या होगा, अगेन एंगल 45 यानी 42 से ज्यादा होगा, जो क्रिटिकल इंसिडेंस से है। तो ये जितना इंसिडेंस बना उतना ही रिफ्लेक्टेड यहां बन जाएगा। और यहां भी सेम वही केस देखने को मिलेगा, तो ये लाइट भी इस तरह से कुछ आ जाएगी नॉर्मल से।
जितना इंसिडेंस बना उतना ही रिफ्लेक्टेड बना के लाइट इधर आ गई। और ये लाइट जब बाहर निकलेगी ऐसे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि बेस वाली लाइट ऐसे घूम करके यहाँ आ गई, यानी बेस आपका यहाँ बी हो गया, बी डैश, और आपका जो हेड है वो यहाँ पर ए डैश। तो कहीं ना कहीं इमेज जो पहले आपका ऐसे था वो इमेज अब 180 डिग्री टिल्ट हो चुका है। तो ये एक हमें नया केस देखने को मिला। यहां भी आप ए डैश बी डैश कर लीजिए इमेज को। अब हम आते हैं थर्ड एप्लीकेशन, यानी थर्ड एप्लीकेशन के थर्ड पार्ट पे, टू इन्वर्ट एन इमेज विथ डेविएशन ऑफ रे। अब क्या करना है, यहां रे को डेविएट करना है। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, हमने एक लाइट यहां भेजी, एक लाइट यहां भेजी, इनका नॉर्मल ड्रा किया, इंसिडेंस एंगल हमारा क्या है, क्रिटिकल से लेस है, लाइट अंदर थोड़ी सी इंटर कर जाएगी, किधर, अच्छा इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाया जाए, थर्ड केस को समझिए। ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है, ये हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, एक लाइट ये गई, दूसरी लाइट ये गई। आप क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। जैसे ही आपने नॉर्मल ड्रा किया, आपने क्या देखा कि भाई ये तो बाहर हमारा क्या है, इंसिडेंस एंगल है, और इंसिडेंस एंगल अभी क्या है, क्रिटिकल इंसिडेंस से लेस है। तो लाइट अंदर इंटर करेगी, लेकिन जब इंटर करेगी तो नॉर्मल की ओर हल्की सी बेंट होगी ऐसे, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल। सेम यही केस यहां भी होगा, आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये लाइट नॉर्मल की ओर ऐसे बेंट हो जाएगी, क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की ओर बेंट होगी। फिर हम यहां क्या देखेंगे, अच्छा यहां पर आपका क्या है, एक नॉर्मल है, तो इंसिडेंस एंगल हमने फिर देखा, इंसिडेंस एंगल हमारा क्या है, फिर से अगेन इंसिडेंस एंगल हम देख रहे हैं यहां पे, ये इंसिडेंस एंगल इस बार क्रिटिकल से क्या है, ज्यादा है। तो अगर इंसिडेंस एंगल हमारा क्रिटिकल से ज्यादा हो जाए तो लाइट सेम मीडियम में क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, यानी ऐसे चली जाएगी, ऐसे। तो जब लाइट यहां आई, जब लाइट यहां आई तो हमने क्या किया, फिर एक यहां पर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे सरफेस का, कुछ ऐसा, ताकि ये लाइट नॉर्मल से थोड़ी दूर हो जाए ऐसे। और इस समय जब ये लाइट बाहर निकल रही है, तब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो इंसिडेंस एंगल यहां बन रहा है ना नॉर्मल से, वो इंसिडेंस एंगल अब अब क्रिटिकल से लेस है, तभी लाइट बाहर निकल सकती है। क्रिटिकल से बड़ी हो गई तो इंसिडेंस एंगल, तो लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो ये लाइट यहाँ आई तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इमेज देखा कि जो बेस वाली लाइन थी वो ऐसे आकर के अब ऊपर चली गई, यानी बी यहाँ आ गया और ए आपका यहाँ आ गया। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जितने भी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हुए। बट एक ऑप्टिकल फाइबर केबल जो कभी कभी OFC के नाम से बोर्ड में पूछा जाता है, वो भी इसी का एप्लीकेशन है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू CBSE जितने भी टॉपिक हैं NCERT के, वो आपके कंप्लीट होते हुए चल रहे हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड हाउ टू वर्क इट।